हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित शौरान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल राजबीर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 2 दैट इज राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड द रोल ऑफ जुडिशरी in protecting and interpreting these rights. We will also see difference between fundamental rights and directive principles of state policy. फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 12 टू 35 के बीच में. It lists the fundamental rights and also mentions the limits on these rights. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का भी मेंशन किया गया है और साथ में वो लिमिट्स भी बताई गई हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. इन द पास्ट 50 ईयर्स द स्कोप ऑफ राइट्स हैज चेंज्ड एंड इन सम रेस्पेक्ट्स एक्सपेंडेड. पिछले 50 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने इनके दायरे एक्सपेंड कर दिए हैं, इनके इंटरप्रिटेशंस और ज्यादा लार्ज कर दिए हैं, वाइड कर दिए हैं. नाउ द नेक्स्ट सब हेडिंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स. इसको समझने के लिए बुक में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं. पहला एग्जाम्पल है 1992 में एक कंस्ट्रक्शन वर्क चला था एशियन गेम्स का. इसमें गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर से बात की थी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके लिए कुछ मजदूरों की व्यवस्था की जाए. अब इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने कंट्री के अलग अलग पार्ट से मजदूरों की व्यवस्था तो की, बट इन मजदूरों को बहुत कम वेजेस दी गई और इनकी वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ज्यादा खराब थी. दे डिड नॉट गेट प्रॉपर सेफ्टी गियर्स, दे डिड नॉट गेट प्रॉपर प्लेस टू टेक रेस्ट, ऑल्सो दे कुड नॉट गेट सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. तो इनकी वर्किंग कंडीशंस भी खराब थी और इनको वेजेस भी उतनी नहीं मिली थी जितनी की गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की थी. अब कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज द क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और गवर्नमेंट को ये गाइडलाइंस दी, ये डायरेक्शंस दी कि इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को इनकी ड्यू वेजेस जल्दी से जल्दी दी जाएं. दूसरा केस है मचल लालूंग का. जब इसको अरेस्ट किया गया तब ये 23 साल का था. ये आसाम का रेजिडेंट है और उसको किसी को बुरी तरह घायल करने का चार्ज लगा था, बट वो मेंटली अनस्टेबल पाया गया और उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया. फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में मेडिसिन चलती रही. डॉक्टर्स ने जेल अथॉरिटीज को 2 बार लिख के दिया कि इसकी मेंटल कंडीशन अब ठीक है और इसके ऊपर ट्रायल शुरू की जा सकती है, बट किसी ने इस चीज के ऊपर अटेंशन नहीं दिया. अप्रोक्सीमेटली 54 ईयर्स तक ये बंदा जेल में रहा और इसके कोई भी जुडिशियल ट्रायल नहीं हुई. इट मींस इसने 54 साल की सजा काटी, बट इसको अभी तक गिल्टी भी प्रूव नहीं किया गया था और ना ही इसको कोई सजा सुनाई गई थी. अल्टीमेटली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नजर इस पे पड़ी और उसने एक्शन लेके इसको छुड़वाया. ये 23 साल का था जब इसको अरेस्ट किया गया था और जब ये जेल से रिलीज हुआ तो इसकी उम्र हो गई थी 77 ईयर्स. अब पहले केस में हमने देखा कि वर्कर्स को उनके ड्यू वेजेस क्यों मिले. वो इनको इसलिए मिले क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक गारंटी देता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अगर वो राइट उनके पास नहीं होता तो उनके प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते. दूसरा केस एक टिपिकल एग्जांपल है कि हमारे पास राइट्स तो हैं बट इन प्रैक्टिस वो अवेलेबल नहीं है. पर इन दोनों एग्जांपल से ये क्लियर हो जाता है कि राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में. नेक्स्ट इज बिल ऑफ राइट्स. ए बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम acting against the rights of the individuals and ensures a remedy in case there is a violation of these rights. बिल ऑफ राइट्स क्या है? ये एक घोषणा पत्र की तरह है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है. ये किसी भी गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता है कि वो किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो रेमेडी भी प्रोवाइड करता है. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच करके इन राइट्स को इंश्योर किया जा सकता है. सो बिल ऑफ राइट्स कैन बी लाइक ए वारंटी कार्ड. एक वारंटी कार्ड की तरह से हो सकता है जो कि हम कोई भी टीवी या फैन या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब खरीदते हैं हमें वारंटी कार्ड मिलता है. ऐसे ही ये बिल ऑफ राइट भी एक वारंटी कार्ड है, ये हमें इंश्योर किए जाते हैं. अब यहाँ पे एक गुड़िया क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाट इफ मचल वाज ए रिच एंड पावरफुल मैन. अगर ये रिच और पावरफुल मैन होता तो क्या ये 54 ईयर्स तक जेल में रहता. सेकेंड इज व्हाट इफ दोज वर्किंग विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर वर इंजीनियर्स. अगर ये पुअर वर्कर्स होने के बजाय अगर इंजीनियर्स होते तो क्या इनके कॉन्ट्रैक्टर्स इनकी वेजेस उसी प्रकार से काट सकते थे जैसे इन पुअर वर्कर्स की काटी गई. इसका जवाब आप सब जानते होंगे. नेक्स्ट हेडिंग फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमारे लीडर्स को इंपॉर्टेंस पता चल गई थी हमारे राइट्स की और ब्रिटिशर से हम यही राइट्स मांग रहे थे.
एक मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी 1928 में। कहा जाता है कि इसने सबसे पहले डिमांड की थी बिल ऑफ राइट्स की। मोतीलाल नेहरू कमेटी कब बनी थी? 1927 में आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का काम क्या था? साइमन कमीशन का काम था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना, ठीक है। बट साइमन कमीशन को इंडिया में ओपोज किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तब जो लॉर्ड ब्रिकन हेड थे, उन्होंने इंडियन लीडर्स को चैलेंज किया कि ठीक है, आपको साइमन कमीशन की रिपोर्ट पसंद नहीं है, आप खुद रिपोर्ट बनाओ, लेकिन ये रिपोर्ट आपकी सब पार्टीज को एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम आपकी रिपोर्ट मान लेंगे। तो इंडियन लीडर्स में मोतीलाल नेहरू आगे आए थे और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी 1928 में, जो लॉर्ड ब्रिकन हेड को दी गई। बट इस रिपोर्ट पे मुस्लिम लीग ने अपनी असहमति दिखा दी, इसलिए ये नेहरू कमेटी रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की गई। बट इस नेहरू कमेटी रिपोर्ट में पहली बार बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की गई थी। द वर्ड फंडामेंटल suggests that these rights are so important that constitution has separately listed them and made special provisions for their protection। फंडामेंटल का मतलब ही ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको सेपरेटली लिस्ट किया है और इनके लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी बनाए हैं। दे आर सो इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट खुद इनका वायलेशन नहीं कर सकती, किसी के फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट तक वायलेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स वर्सेस लीगल राइट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फंडामेंटल राइट एंड ए लीगल राइट? लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, whereas फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। लीगल राइट मतलब जो राइट लॉ से बने हैं, जो राइट पार्लियामेंट ने बनाए हैं। दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय दैट लॉ, जिस लॉ के तहत वो बने हैं वही लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है। जबकि फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है और वो गारंटी करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल राइट्स में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ। लीगल राइट्स को एक और लॉ लाके चेंज किया जा सकता है, बट फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ता है। ये मेन डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के बीच में। नाउ जुडिशरी हैज द पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशंस बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई एक ऐसा एक्शन लेती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो जुडिशरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको प्रोटेक्ट करे। एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी। चाहे वो एग्जीक्यूटिव के एक्शन हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव के एक्शन हो, उन दोनों के एक्शंस को इलीगल डिक्लेयर कर सकता है जुडिशरी, अगर ये एक्शंस फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहे हैं अनरीजनेबल मैनर में, कोई विदाउट एनी रीजंस वायोलेट कर रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट भी नहीं है और अनलिमिटेड भी नहीं है। गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती है, जो हम आगे चैप्टर में देखेंगे कौन कौन से केसेस में इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। यह मेंशन किया गया आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच में। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 के बीच में मेंशन्ड है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 टू 30। एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी भी था, बट इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट में इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया।
अब ये राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। तो पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी बच गए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। सो फर्स्ट फंडामेंटल राइट देख लेते हैं, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18 के बीच ये मेंशन्ड है। इसके लिए 2 एग्जांपल दिए गए हैं बुक में। एक है स्वदेश कुमार का। स्वदेश कुमार एक लड़का है जो अपने गांव जाता है अपने दोस्त के साथ, पर जब अपने गांव में एंट्री कर रहा होता है तो एक रोड साइड पे एक होटल होता है, वहां पे वो दोनों दोस्त चाय पीते हैं। जो होटल का ओनर है वो स्वदेश कुमार को तो जानता है, पर उसके दोस्त से उसकी कास्ट पूछता है। उससे दोस्त के उसकी कास्ट पूछने के बाद जब वो चाय लेके आता है तो स्वदेश कुमार के लिए एक नॉर्मल बर्तन में चाय लेके आता है और उसके दोस्त के लिए एक मिट्टी के बर्तन में चाय लेके आता है, क्योंकि वो एक दलित है। सेकंड एग्जांपल है एक टेलीविजन चैनल का, जिसमें 4 न्यूज रीडर्स को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो अब टीवी पर आकर न्यूज नहीं पढ़ेंगे। वुमेन है 45 प्लस ईयर्स की, 45 साल से ज्यादा उम्र की 4 लेडीज हैं, उनको बोला जाता है कि आप अभी स्क्रीन पर आकर न्यूज नहीं पढ़ेंगे, आप दूसरे काम कर सकते हैं। बट ऐसा ऑर्डर उन मेल न्यूज रीडर्स को नहीं दिया जाता जो 45 ईयर की ब्रैकेट को पार कर चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। ये एग्जांपल दिखा रहा है कि साफ तौर पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पहले केस में हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑफ कास्ट और दूसरे केस में हो रहा है ऑन बेस ऑफ जेंडर। डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड? क्या जस्टिफाइड है? नो, नेवर। ये जस्टिफाइड नहीं हो सकता। तो राइट टू इक्वालिटी जो है इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन और इस प्रकार की अनइक्वालिटी को दूर करता है। तो राइट टू इक्वालिटी में देख लेते हैं कौन कौन से राइट्स हैं। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, गरीब हो, अमीर हो, नॉर्मल इंसान हो, पॉलिटिशियन हो, पुलिस वाला हो, सब लोग कानून के सामने समान होंगे। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन बेसिस पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, बाथिंग घाट्स, होटल्स एक्सेट्रा, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा। इन बेसिस पर जो बताए हैं RRCSP, इन बेसिस पर किसी भी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। थर्ड राइट टू इक्वालिटी है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यह है आर्टिकल 16, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट इज अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। छुआछूत का निषेध होगा। अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कंट्री में, और इसके लिए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको प्रोटेक्ट किया है। नेक्स्ट इज अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी प्रकार की उपाधि का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। यह है आर्टिकल 18। कॉलोनियल टाइम में हम देखते हैं कि पहले उपाधियां दी जाती थी, राय बहादुर, राज बहादुर, दीवान बहादुर, इस प्रकार की टाइटल्स अब कोई यूज नहीं कर सकता। इससे दिखाई देता है कि हम सब इक्वल है। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स भी एक राइट टू इक्वालिटी को इंश्योर करता है। हाउ डज प्रीएम्बल डिस्क्राइब इक्वालिटी, हमारी प्रस्तावना यानी उद्देशिका इक्वालिटी को कैसे डिस्क्राइब करती है। प्रीएम्बल मेंशंस 2 थिंग्स अबाउट इक्वालिटी, एक है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और दूसरा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 2 प्रकार की इक्वालिटी की बात करता है हमारा प्रीएम्बल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये तो क्लियर हो, इक्वल, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसी भी केस में। बट इन ए सोसाइटी हैविंग वेरियस काइंड ऑफ सोशल इनक्वालिटीज, व्हाट इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दे दी, फॉर एग्जाम्पल कोई दिव्यांग है और कोई एक सक्षम लड़का है, उन दोनों को हम बोले कि आप लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कोई काम करने के लिए। अपॉर्चुनिटी तो इक्वल है, बट क्या उनका स्टेटस इक्वल है? नहीं, स्टेटस इक्वल नहीं है, उनके पास इक्वालिटी ऑफ स्टेटस नहीं है। जहां से वो उस काम को करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास इक्वालिटी नहीं है। आगे तो अपॉर्चुनिटी में उनको इक्वालिटी मिल रही है। ऐसे ही अगर सोशल इनइक्वालिटीज हैं, कोई दलित हैं, कोई सोसाइटी के ऐसे सेक्शन से आते हैं जिनका स्टेटस अभी कम है, तो उनको अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दे दें तो भी वो अपना प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर सोशल इनइक्वालिटीज हो सोसाइटी में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं रहेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट द गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स
and measures for improving the conditions of certain sections of society like children, women and socially and educationally backward classes। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि गवर्नमेंट कुछ स्पेशल स्कीम्स चला सकती है, स्पेशल मेजर्स उठा सकती है इन सर्टेन सेक्शंस की कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो वुमेन के लिए स्पेशल स्कीम्स हो या चिल्ड्रन के लिए हो या सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो। यू मे हैव हर्ड अबाउट रिजर्वेशंस इन जॉब्स एंड इन एडमिशंस। आपने रिजर्वेशन के बारे में सुना होगा, भाई इस जॉब में इतने लोगों को इतने परसेंट रिजर्वेशन मिलेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर हम लोगों से बात करें तो लोग बोलेंगे इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ है, इसमें तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो क्या ये रिजर्वेशंस प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी राइट्स ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं? जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए, क्या कोई गवर्नमेंट किसी को रिजर्वेशन देती है तो राइट टू इक्वालिटी खत्म हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आर्टिकल 16(4) में 16 के सब सेक्शन 4 में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली लिखा है कि ऐसी पॉलिसी जो कि रिजर्वेशन दे रही है ये वॉयलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी की कैटेगरी में नहीं आएगी, बल्कि ये रिजर्वेशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इससे राइट टू इक्वालिटी मिल रही है लोगों को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिल रहा है इससे, इसलिए ये रिजर्वेशंस राइट टू इक्वालिटी को नुकसान ना पहुंचा के राइट टू इक्वालिटी को मजबूत कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करने के लिए राइट टू स्टेटस दिया जाता है और उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। आर्टिकल 16 का सब सेक्शन 4 देख लेते हैं। आर्टिकल 16 क्या था? आर्टिकल 16 तो ये था, हमने अभी देखा था ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और इसके सब सेक्शन 4 में क्या दिया गया है? इसके सब सेक्शन 4 में लिखा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट from making any provision for the reservation of appointment or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of state is not adequately represented in the services under the state। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट की कुछ सर्विसेज में इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ तो इनके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसीज स्टेट ला सकता है। ठीक है, ये है आर्टिकल 16 का सब सेक्शन 4। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे और बाकी का बचा हुआ चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए और अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। चलो टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।